ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के गैंग रेप की खबर सामने आई है। पुलिस ने 3 मुल्ज़मान में से एक को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन क्या उन्हें सज़ा होगी नहीं होगी? हमारे मुल्क में रेप के जो कन्विक्शन रेट हैं वो इतने कम क्यों हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। बलूचिस्तान में तलबा के लिए किताबें पढ़ना बज़ाहिर लगता है कि गुनाह हो गया है। गुज़श्ता रोज़ गवादर में पुलिस ने छापा मारा, किताबें उठा के ले गए, तलबा को भी हिरासत में ले लिया, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ बात होगी टैक्स मामलात की। गवर्नमेंट ने टैक्स कवानीन में तरमीम प्रपोज़ की हैं। बहुत ही उसमें अजीब व गरीब सजेशंस हैं, जिस पर काफ़ी शोर मचा है पार्लियामेंट में। अपोजिशन का कहना है कि अगर ये इक़दाम आपने किए तो मुल्क में जो रहा सहा पैसा है वो भी बाहर चला जाएगा। उसमें ऐसी शिकें शामिल हैं। हम जानते हैं ना कि हमारे यहाँ एक वो है नॉन फाइलर की इस्तिलाह है। जी। अब वो प्रपोज़ करें एक नई इस्तिलाह इनएलिजिबल पर्सन, मतलब कि आप इस काबिल ही नहीं होंगे कि आप कोई गाड़ी ख़रीद सकें, घर ख़रीद सकें, बैंक अकाउंट रख सकें, और लोग आपसे शादियां नहीं करेंगे, बस आपको बिल्कुल बॉयकॉट आपका हो जाएगा ना। अब तो अपोजिशन कह रही है ये बहुत ड्रैकोनियन मेजर्स प्रपोज कर रही है गवर्नमेंट, ज़्यादा ही सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन शुरू में आजकल हमारे एक प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो ख़बरों में हैं, थोड़ा सा उन पे बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी जी, मलिक रियाज साहब की बात है, वो दुबई में हैं। यहाँ से एक एहतसाब अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है और उनकी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फ्रीज़ करने का हुक्म है मुल्क के अंदर। तो नैब ने कल एक ऐलान किया कि अब वो बहरिया टाउन दुबई बनाने जा रहे हैं और उन्होंने मुतनब्बे किया लोगों को कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना दिस विल बी कंसिडर्ड मनी लॉन्ड्रिंग। है तो ये एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क के जो आला इदारे हैं वो अब किस तरह से फंदा सख्त करते जा रहे हैं मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़। आज उनका एक जवाबी बयान सामने आया ट्विटर पे, आपने भी देखा होगा। वो काफ़ी लंबा बयान है और उन्होंने अपने दिल की काफ़ी उसमें बातें की हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये जो नैब का बयान है ये ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं, ब्लैकमेलिंग का एक मुतालबा है। उन्होंने कहा मुझ पर जितना भी जुल्म कर लो मैं गवाही नहीं दूंगा। केस का उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सब जानते हैं कि ये अल-कादिर ट्रस्ट का मामला है, जिसमें नैब ने को तवक्को थी कि वो आएंगे, बयान देंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन मलिक रियाज साहब उससे इनकारी रहे हैं। यह जो सबसे अहम बात इसमें मेरी नज़र में वो ये है कि ये ना भूलें कि पिछले 25-30 साल के तमाम जो राज हैं वो मेरे पास महफूज हैं, तमाम सबूत के। मेरा ख्याल है सबसे अच्छी निजी डिजिटल लाइब्रेरी मलिक रियाज के पास, आई एम श्योर। और अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो काफ़ी बेवकूफ़ होंगे और आप उनके बारे में कुछ भी कहें वो बेवकूफ़ नहीं है। मैं इसको समझ रहा हूँ डिटेरेंस के टर्म्स में। हाँ, डिटेरेंस से मेरी मुराद है कि अगर मैं छुरा निकालूंगा आप बंदूक निकालेंगे, अगर आप बंदूक निकालेंगे तो मैं तोप निकालूंगा। अच्छा, कल नैब ने बंदूक निकाली है, आज इन्होंने तोप निकाली है। और जहां तक तो ये किसी को याद दिला रहे हैं कि अगर मेरी चीजें आपके पास हैं तो आपकी चीजें मेरे पास भी हैं। किसी को नहीं, मेरे ख्याल है कई लोगों को, कई लोग जो भी हैं, जो भी ये फैसला कर रहे हैं, चाहे वो उनको मुतनब्बे कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो इदारे हों, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सबके साथ ताने बाने इनके मिलते थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब जो थे ना उनको बंदूकों का बड़ा शौक था और वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा कभी बंदूक रखा ना करो अपने पास, क्योंकि अगर रखोगे तो फिर तुम निकालोगे, और अगर एक दफ़ा बंदूक निकाली तो फिर चलाने के बगैर आप उसको वापस नहीं रख सकते, नहीं तो फिर आपकी कोई बात नहीं रहेगी। कल नैब ने बंदूक निकाली है। अच्छा, ये मैं सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात नहीं कर रहा, मेरे इससे ज़्यादा अहम मेरी नज़र में है जो उन्होंने कहा कि जी हम इनको एक्स्ट्राडाइट भी करा सकते हैं यूएई गवर्नमेंट से। अच्छा, यूएई के साथ हमारी बाकायदा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन डॉन की ही रिपोर्टिंग में पढ़ रहा हूँ और जब नैब से उन्होंने पूछा कि सर एक पूरा एक तरीकाकार है, ऑन पेपर है, एक चैनल है आपके पास, क्या रेड वारंट इशू हुए हैं मलिक रियाज के खिलाफ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, जिसका मतलब है कि ना। तो व्हेन यू टेक आउट अ गन लाइक दिस ना सर, फिर आपको फायर भी करनी चाहिए होगी। अब जो अभी का जो बयान आया है मलिक रियाज का, और अगेन मैं इसी जुमले पर फोकस करूंगा कि पिछले 25-30 साल के सारी चीजें आपके भाई ने महफूज रखी हुई हैं।
अगर अब रेड वारंट नहीं इशू होता तो क्या होगा इंप्रेशन? हाँ, डर गए। वैसे यूएई के केस में तो रेड वारंट क्या होता है हमने देखा है माजी में, वहाँ से पाकिस्तान को जो लोग मतलूब होते हैं वो पकड़ के वो जहाज में डाल देते हैं, वो आके यहाँ पे लैंड करते हैं। कई बार बाद में वो मामला तय होते रहते हैं कि क्या लीगल ट्रीटी है नहीं है क्या है, क्योंकि हमारा और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं की तो ये तसव्वुर सही या गलत जरूर जाएगा कि आप डर गए और आप उस डर की वजह से पीछे हट गए। कल जो प्रेस रिलीज है उसमें जोश में नैब एक और बात कर गया कि ये जो दुबई का इनका तामीराती मंसूबा, इसमें आपने पैसा लगाया तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी स्टेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को बर्दाश्त कर रही है या उसकी सरपरस्ती कर रही है। पता नहीं किसका। और ये वही स्टेट है जो हर साल $3 अरब स्टेट बैंक के ख़जाने में रखती है ताकि आपके कागज़ों में अच्छे नज़र आए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर। यार नैब को कम से कम इसका ख्याल कर लेना बाय इम्प्लीकेशन। अच्छा, पहले बाय द वे इस पर काफ़ी ख्याल रखा गया है। कल जोश ज़्यादा ही, कल थोड़ा मेरे ख्याल शायद ज़्यादा हो गया। एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ मलिक रियाज के बारे में कि माना कि वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, मान लिया है सब कुछ। डॉन की रिपोर्टिंग काफ़ी, मतलब मेरे ख्याल दहाई से ज़्यादा तक तो यहाँ पर रिपोर्टिंग चल रही है, बैरिया टाउन मुख्तलिफ, मान लिया। अच्छा, अगर वो मुजरिम हैं तो वो सारे शख्स और वो सारे इदारे जिन्होंने इनके साथ काम किया है, जिन्होंने इनसे फ़ायदे लिए हैं, वो क्या है? यार मैं बोर हो रहा हूँ, पता है वो सहूलतकार हो गए ना। बोर इसलिए हो रहा हूँ कि जब डॉक्टर कदीर को उन्होंने पकड़ा था तो उन्होंने कहा डॉक्टर कदीर अपनी जेब में डाल के जो है वो अकेले कर रहे थे, जो कर रहे थे। यार ये पुरानी बात चले। अच्छा, कहने में क्या हर्ज है यार? अच्छा, चूंकि मलिक रियाज साहब आजकल हॉट टॉपिक हैं, बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, वो उस पर बात भी कर रहे हैं। हमने ये यूएई की तो बात की, लेकिन यूके का जो असल जो मामला है एनसीए वाला, तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पे उन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब पाया गया। इस वजह से उनके जो फैमिली के मल्टीपल वीज़ास थे वो कैंसिल हुए। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील की, लेकिन उसमें वो हार गए। और फिर हमने देखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, इन्होंने बाकायदा पूरा उनका मामला देखा, एक डील हुई जिसके तहत उनका पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि हम अभी टैक्स की भी बात करेंगे हमारे मुल्क में, और हम ये देखते हैं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी टैक्स नेट में लाना है लोगों को, तो नज़र ये आता है कि हुकूमत जो है वो छोटी मछलियों पे तो बहुत तवज्जो दे रही है, लेकिन बड़ी मछलियाँ, मतलब जो वेल है वो उसमें से निकल जाती है, वो नेट को खा जाती है। तो ये थोड़ा सा उसी का एक किस्सा है कि काफ़ी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा पैसा जो है जब ये यहाँ आया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी दी थी और इम्यूनिटी दी थी, कैबिनेट ने अप्रूव की, हाँ इम्यूनिटी मिली थी। और ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि एफबीआर ने, अगर ये इतना गड़बड़ घोटाले का पैसा था तो फिर वो अभी तक, और मलिक रियाज अगर वांटेड हैं, ये सब मामला हैं, तो एफबीआर ने अब तक वो इम्यूनिटी विड्रॉ क्यों नहीं की? तो ये एक एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का जिस पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सिटी लें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक, जो कि टैक्स के माहिर हैं, पढ़ाते हैं इस मामले पे और गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, हमारे यहाँ जो टैक्स सो कॉल्ड इस्लाहात या तरमीम आ रही हैं, थोड़ा सा ये अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हमारे एफबीआर का इसमें क्या रोल रहा, जिसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। 190 मिलियन पाउंड वाले हिस्से में। हाँ जी बहुत शुक्रिया। दरअसल 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनका आखिरी साल था तो उन्होंने एक एमनेस्टी दी, और वो टैक्स एमनेस्टी जो थी उसमें ये कहा गया था कि आप हर तरह का पैसा अवॉइड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी, मगर एक क्लॉज तो हर एक एमनेस्टी में भी होती है कि इसमें क्राइम प्रोसीड्स शामिल नहीं होंगे। फिर ये 2019 में जब हुकूमत बदली और एक और हुकूमत आई जिसमें पीटीआई और इत्तेहादी थे, उन्होंने भी 2019 में ये स्कीम दी, और ये ऐसी थी कि जो दोनों हाउसेज में जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सारे लॉज को ख़त्म किया गया और कहा गया कि इसके बारे में बाद में कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकेगा। अब इस तरह की जो बिल्कुल ब्लैंकेट किस्म की एमनेस्टीज होती हैं वो बहुत डाउट क्रिएट करती हैं कि इसमें बहुत से वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने कोई बेनामी चीज़ें रखी होंगी। अब एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि ये पैसा जो था
ये कभी भी टैक्स में डिक्लेयर नहीं हुआ था। ये कैसे यूके पहुंचा? अब ये तो यूके वालों ने बता दिया कि उन्हें इस पैसे के वहां पहुंचने पे बहुत शदीद एतराज था और उन्हें पता चला कि ये पैसा दरअसल किसी टैक्सेबल इनकम से और बिल्कुल क्लीन तरीके से उनके यहाँ नहीं पहुंचा। और वहाँ आपको पता है कवानीन सख्त हैं। उन्होंने हर तीनों कार्रवाई की, यानी कि ना सिर्फ जिन लोगों ने इस्तेमाल किए उनके वीज़े कैंसिल किए, पैसे भी फ्रीज किए और उसके अलावा इसके बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह भी किया कि आपके यहाँ इसके बारे में कोई ऐसा मामला है। तो यहाँ तो माशाल्लाह एमनेस्टियाँ दी जा रही थी, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कभी इस कोई कन्विक्शन नहीं हुई थी, कोई ट्रायल नहीं हुआ था। तो पाकिस्तानी हुकूमत का तो इस पैसे पे शुरू दिन से कोई राइट नहीं था, अगर ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी से चोरी किया गया था। मगर उनको तो पता था कि ये अनटैक्स्ड है और हमने कभी इसको टैक्स में जाहिर नहीं किया, तो उन्होंने ये एमनेस्टी अवेल की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बाद में ये चीज साबित हुई कि ये पैसा जो है वो एक टेंटेड मनी है और ये क्राइम प्रोसीड से रिलेटेड है और यही केस है यूके में, और तो उन्होंने फिर आज तक क्यों नहीं एफबीआर ने उनकी एमनेस्टी जो हासिल की थी उसको खत्म किया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी आप तस्करा फरमा रहे थे कि मुल्क में बात तो बहुत होती है अकाउंटेबिलिटी की, करप्शन की, मगर कभी हमने किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया है। और इसी वजह से पूरी दुनिया का हमारे बारे में ये अमूमी तासुर है कि हम दरअसल बात तो करते हैं मगर बाहर से असासे लाने के लिए या किसी को काबिले यानी कि जुर्म ठहराने के लिए उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपको सजा देनी होगी, तभी बाहर के मुल्क आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अब इस मामले में भी आप देख लीजिए कि अब जिस प्रेस रिलीज का आप जिक्र फरमा रहे थे उसमें बगैर किसी कंडीशन का जिक्र किए, बगैर किसी कोर्ट के किसी समन का जिक्र किए, बगैर किसी कोर्ट की तलबी का जिक्र किए, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी खुद कह रही है कि जी बस हमने तय कर लिया है कि वो करप्ट है, हमने तय कर लिया है वो जुराइम कर चुके हैं, हमने तय कर लिया है कि अब जो भी प्रोजेक्ट वो दुबई में कर रहे हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से है, और जो शख्स अपनी जायज मनी से भी उसमें इन्वेस्ट करेगा वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, या वो प्रोजेक्ट चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से हो रहा है तो उसमें आप हरगिज भी इन्वेस्ट ना करें। पाकिस्तानियों को इंतबाह किया जा रहा है, मुतबन्ने किया जा रहा है। अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ तो आप उनको एमनेस्टी दे रहे हैं, कभी आपने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया, उनके सारे मंसूबे यहाँ जो हैं अब वो यकदम सारे के सारे जो हैं वो रियासत की नजर में, लोगों की नजर में या एक्सपर्ट्स की नजर में तो जो थे अब तो रियासत की नजर में भी वो सारे के सारे जो है गैर कानूनी हो गए। 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल उनकी कई उम्रें होंगी। तो ये बड़ी ही हमारे लिए परेशान कुन बात है, और इसी वजह से जब भी एफबीआर को मजीद पावर्स देने की बात होती है तो यहाँ एक लॉ पास हुआ, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि उसकी क्लॉज में क्लियरली लिखा होता है कि इसमें कोई भी क्राइम प्रोसीड अगर कोई इसको वाइड करने की कोशिश करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब 2019 से लेकर अब 5 साल तो हो गए हैं और वो किसी वक्त भी उस एमनेस्टी को विड्रॉ किया जा सकता है, मगर जो काम करना चाहिए वो तो हो नहीं रहा और प्रेस रिलीजों का सहारा लेकर एक महाज आराई करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मतलब कि बातें बहुत होती हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। अमलन अगर आप सीरियस हैं तो आपके पास ये सारे एवेन्यूज हैं ना, सिर्फ ये टैक्स की तो सिर्फ एक बात है, उसके अलावा 10 बातें और हैं। लेकिन अब इन्होंने टैक्स की बात की, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर एक्स्ट्राडाइट करना है तो करो, नहीं तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? तो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक ही है ना भाई, देख मुखमका कर ले वरना मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। फिर अगर नहीं कीता तो फिर वेख ले। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे तो आपसे पूछेंगे, ये तो हमने बड़ी मछली की, लेकिन हमारे यहाँ आम लोग जो हैं उनके ऊपर क्या अभी कदगनें लग रही हैं, क्या किस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, थोड़ा उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये बात सही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, टैक्स थेफ्ट करते हैं, इवेजन करते हैं। गो के हमारे यहाँ सैलरी क्लास जो है वो उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो टैक्स देने से अवॉइड करता है। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है IMF का कि जी अपना टैक्स नेट फैलाएँ और लोगों को इसमें इंक्लूड करें। गवर्नमेंट जो है उसने एक अमेंडमेंट बिल टेबल किया है टैक्स लॉज में,
जिसके तहत जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हमारे यहाँ बरसों से एक इस्तिलाह रही है नॉन फाइलर, जिस पे बहुत सारे लोग हंसते भी हैं, उसका रिडिक्यूल भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक इस्तिलाह इंट्रोड्यूस की है इन एलिजिबल पीपल की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कि वो तमाम लोग नाअहल होंगे घर गाड़ी ख़रीदने के, जो टैक्स नहीं भरते, वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जा सकेगा और उनका नाम ECL पे भी डाल दिया जाएगा ताकि वो बैरून मुल्क ना भाग सकें। तो ऐसे कड़े एकदम तकरीबन जो है ना। अच्छा, मैं आप वैसे भी एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक फाइलर होने के नाते मुझे नॉन फाइलर जहर लगते हैं, क्योंकि मैं हर साल इस पूरे प्रोसेस से गुजरता हूँ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, लंबी ख्वारी होती है, ठीक है, तो मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है जब कोई नॉन फाइलर घूम रहा हो। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट है ना यार, जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूँ मैं कहता हूँ लाओ, अच्छी बात है, ऐसे ही सुधरेगी ये कौम, तुन के रखो, ठीक है। तो लेकिन तस्वीर के दो रुख, हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन है वो उसने कहा कि जी ये बहुत ड्रैकोनियन है, ये अग्रेसिव है, इससे रहा सहा पैसा भी बाहर चला जाएगा, आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी आप कुचल के रख देंगे। तो हो सकता है एतराज़ बड़ा एतराज़ हो, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट व्यू लेना चाह रहा हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि हम कहते तो हैं, सब कहते हैं कि टैक्स इस्लाहत होनी चाहिए, क्या वो इस किस्म की होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल जो लॉ को इन्फोर्स करवाने के तरीके हैं वो हर लॉ के अंदर दर्ज हैं, मगर 18 दिसंबर को जब ये बिल के तौर पे पेश हुआ तो उससे पहले ख्वाहिश तो ये थी कि कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट के पास जाने की, बस हमें एक सदारती ऑर्डिनेंस कर दीजिए ताकि हम फौरी तौर पे इसको नाफिज़ अमल करें। मगर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर रजामंद नहीं थी और उन्होंने कहा कि इस तरह का लॉ बनाना हो जिसमें आप लोगों की किसी फंडामेंटल राइट को भी कम से कम इन्फ्रिंज करने का ख्याल रखते हों, तो फिर आपको जरूर पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए। तो ये बिल पेश हुआ। अब जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है कि ये जैसे आप फरमा रहे थे कि यहाँ लोगों को उन्होंने 250% भी टैक्स ज्यादा करके देखा, जो नॉन फाइलर की एक अनडिजायरेबल कैटेगरी है, मगर लोगों ने वो भी ऑब्जॉर्व कर लिया, मगर गोशवारा जैसे रिटर्न कहते हैं वो दाखिल करना पसंद नहीं किया। अब ये तो एक एडिक्शन थी कि चलिए हमें ज्यादा टैक्स आ रहा है, पर मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि 700 बिलियन का ये एक समझिए कि एडिक्शन हो चुकी है FBR को, कि नॉन फाइलर्स इतना हैवी टैक्स पे कर रहे थे जो रिटर्न्स फाइल ना करने की इस हुकूमत पाकिस्तान को 700 अरब रुपया दे रहे थे। अब जब ये फिगर सामने आई तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है, इसको हम कैसे फोरगो कर दे, अगर हमने छोड़ दिया तो एकदम 700 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा। तो ये देखिए कि किस तरह रियासतें काम करती हैं दुनिया में और हम कैसे काम करते हैं। जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम नेशनल क्राइम एजेंसी और वर्सेस नैब का मुआवजा कर रहे थे, इसी तरह हमारे यहाँ FBR भी किसी नैब से कम नहीं है। इसी एजेंसी को इस तरह की ताकतें दी जाए, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम ना हो, पहले ही ये उनको पावर दी गई थी कि आप लोगों के मोबाइल फोन बंद कर दे। उस पर आपने देखा कुछ एल्डरली लोगों को, कुछ हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको भी तंग किया गया। वालदा साहिबा का भी मोबाइल फोन। अच्छा, मेरी वालदा का अकाउंट भी है और लेकिन वो नॉन फाइलर है, जाहिर है पूरी जिंदगी उन्होंने काम ही नहीं किया, घरेलू खातून है, तो क्या उन्हें भी FBR अरेस्ट कर सकती है? जी अब देखिए इन एलिजिबल में तो जैसे हमने ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी का जिक्र किया है वो फिर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि स्पाउस और डिपेंडेंट जो बच्चे हैं। अब लॉ बनाने वालों को हमारे क्या माशरती इक़्तिदार का भी नहीं पता कि यहाँ बूढ़े वालिदैन भी आपके साथ रह रहे होते हैं। अब वो कोई ट्रैवल करना चाहें, वो भी अकाउंट खोलना चाहें, तो वो बेचारे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे। यानी रियासत पाकिस्तान इस कदर बेहिस हो चुकी है कि अपने एल्डरली सिटीजन्स को, जो अपने सीनियर सिटीजन जिनकी लोग दुनिया में बड़ी कदर करते हैं, उनको बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और चले हमारे माशरे में तो अभी बच्चे भी सारे तो नहीं, लेकिन खैर बड़ी तादाद अभी भी उनकी देखभाल करती है, मगर रियासत कह रही है कि वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ड्रैकोनियन लॉ बनाते हुए जिसमें आप राइट टू प्रॉपर्टी को भी इन्फ्रिंज करें कि जी मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दूंगा, दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान कहता है कि आपको पूरा हक है। अब लॉ जो टैक्स का इन्फोर्स करना है उससे आप फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं ओवरराइड कर सकते। पहला तो ये इसके ऊपर एतराज है। चले भले हमारे मुल्क में आइन को इतनी हैसियत नहीं दी जाती, मगर आइन है तो सही, और हम जैसे लोगों को तो आइन पे बात करनी ही होती है। भले तो पूरा बेंच बना हुआ है आईनी सर, बहुत अहमियत दी है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो देखिए एक तो इसमें ये बहुत बड़ा मसला था, दूसरा ये था कि लॉ के अंदर खुद एक तरीकाकार मौजूद है कि अगर कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता और उसकी
काबिल टैक्स आमदनी है, तो ये रियासत के इदारे की जिम्मेदारी है कि उसके साथ जो भी कानून के अंदर लिखा हुआ है करे, एक डिमांड रेज करे। और अब तो इनके पास मालूमात भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक, अगर आप FBR की साइट पर जाएं तो एक मालूमात के नाम से वहाँ एक फोल्डर है, उसमें आप अपना CNIC दें तो वो बता देते हैं कि आपकी अगर कोई आमदनी है तो उस पर कौन कौन सी टैक्स की विद होल्डिंग है। क्योंकि माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं दे रहा, आप में इनकम टैक्स भी हमने बहुत सारे विद होल्डिंग से, और कोई भी उससे बच नहीं पाता, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कोई कमर्शियल यूज कर रहा हो। डॉक्टर साहब शायद आपके इल्म में हो ये बात, तो मैं 2010 से सुन रहा हूँ कि जो नादरा के साबिक चेयरमैन थे जी, कि अब खिदमत अक़वाम मुत्तहिदा ने ले ली है, तारिक साहब, उनका कहना था कि हमारे पास 1 मिलियन लोगों का डेटा मौजूद है जो बैरून मुल्क भी सफ़र कर सकते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जो है कोठियाँ भी हैं, गाड़ियों में भी घूमते हैं, लेकिन ज़ाहिर है टैक्स नेट से बाहर हैं, तो उन पे हाथ डालने का, हालांकि वो तो रेडी डेटा है बकौल नादरा के, उन पे हाथ डालने का ख्याल नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वही जो हम पहले हिस्से में बात कर रहे थे कि जब पावरफुल सेगमेंट्स की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी, मालूमात होने के बावजूद उनको नोटिस नहीं देते हैं, रास्ते इदारा अपना काम नहीं करता है। और अब ड्रैकोनियन पावर लेकर क्या साबित करना चाहेंगे कि अगले दिन, चलिए मैं अभी एक छोटी सी फिगर आपके सामने रखता हूँ कि 120 मिलियन ऐसे यूनिक मोबाइल यूजर हैं जो इस वक्त एडवांस इनकम, एडजस्टेबल इनकम टैक्स, सेल टैक्स की बात ही नहीं करते, वो तो हर चीज पे नाफिज होता है, हर कोई दे रहा होता है, वो दे रहे हैं, एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। 15% उनके लिए है जो रिटर्न फाइल करते हैं, और 75% उन लोगों के लिए कर दिया है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। इसके बावजूद भी लोग रिटर्न देने से खफा इसलिए हैं कि एक तो वो बहुत लंबी है, उसमें बहुत कागजात, फिर उसमें वेल्थ स्टेटमेंट, बीवी के सासाजात, बच्चों के क्या मामलात हैं, क्या आपने खर्च किया, बहुत मुश्किल किस्म की रिटर्न है पाकिस्तान की। दूसरे ममालिक में तो रिटर्न आजकल बन के आती है, 1 पेजर होती है, आपकी इनकम पूछी बस बात खत्म हुई। और असासे बनाए तो फिर जैसे यूके की क्राइम एजेंसी पकड़ती है, ऐसे लोग वहां पकड़ते हैं कि अगर आप असासे अपनी आमदन से ज्यादा बनाए तो, मगर वो काम हम करते नहीं है। और FBR को तो पावर्स देने का मकसद ये होगा, किस तरह की पावर्स इस बिल में और इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, उसका तो मकसद ये होगा कि फिर एक ऐसी एजेंसी को जो बिल्कुल एक थाने के माइंड सेट को जाहिर करती है, जैसे हमारे यहाँ थाना नहीं सुधर सका, FBR नहीं सुधर सका, तो वो बहुत उन लोगों को तंग करेगी जो बिल्कुल वीक है, और जो अपने पैसे की पावर से बच जाते हैं वो तो फिर उसके जरिए बच जाएंगे। और उसमें एक बहुत खराब बात यह है कि अगर वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले तो उसकी अपील भी आपको उन्हीं से करनी है। अब ये तो कभी नहीं होता कि उस एजेंसी के जो आपको तंग कर रही है उसी के पास आप जाएं, तो वो क्यों अपनी गलती मानेगी। तो इस लॉ को बनाते हुए मेरा ख्याल है कि जो अब ये सॉरी हमारे पास बस 1 मिनट है, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने लगातार मीटिंग्स की हैं FBR की, बड़ा उन्होंने उसको बनाया कि तरजीह है, इसको मैं रिफॉर्म करके छोड़ूंगा। तो ये इतने महीनों में कोई एक आध चीज़ भी इन्होंने कोई बेहतर की है जो होनी चाहिए, या जिस तरह आप बता रहे हैं ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। हमारे वजीर आज़म मोहतरम जब पंजाब में थे तो पुलिस को रिफॉर्म करने का उन्होंने जिम्मा लिया था, उनकी बिल्डिंग्स बनाई थी, तनख्वाहें डबल की थी, मगर पुलिस पंजाब की आज भी वैसे बल्कि बदतर हो गई है। और FBR में भी आप जितना पैसा और जाया करेंगे उससे भी बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ भी थाना कल्चर है। तो पहले सॉफ्टवेयर तो वहाँ का चेंज किया जाए, लोगों का माइंडसेट तो चेंज किया जाए, फिर आपको वहाँ कुछ बेहतरी के सूरत नजर आएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर शामुल हक, बहुत बहुत पॉजिटिव बातें हुई हैं। हाँ मतलब नहीं, अभी थोड़ी देर में हम जब रेप केस पर भी बात करेंगे ना, रेप केसेस पर जो हमारा निज़ाम है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यही मसला है। कवानीन आते हैं, नए प्रोसीजर्स आते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, माइंड सेट नहीं बदलता। सो मेरा एक सवाल है, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपको नॉन फाइलर जहर लगते हैं, ये इनएलिजिबल पीपल की जो इस्तिलाह अगर आ जाती है और आप कुछ हिलजुल नहीं सकते, आपका ख्याल है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? लोग मजबूर होके क्या आ जाएंगे टैक्स नेट में? नहीं, देखिए वही ना, मजबूर अगर होंगे तो छोटे ही मजबूर होंगे ना, जिन पर एक्चुअली हाथ डालना है तो वो तो इम्यून होंगे ना। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार कभी बैंक से चोरी ना किया करो, पूरे बैंक को ही चोरी कर लिया करो। समझ रहे हो ना? तो ऐसी तो बहुत सी पार्टियां वो आएंगे कि यार भाई यार एक ब्रांच वापस दे दे। ऐसी बहुत सी पार्टियां बैठी, ऐसी बड़ी पार्टियां, ऐसा भी हो चुका है हमारे यहाँ। चले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो उसके बाद फिर चलेंगे बलूचिस्तान गवादर। वेलकम बैक। कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के दीगर इलाक़ों की निस्बत जो मकरान डिवीज़न है वहाँ रिवायती तौर पे कबायली निज़ाम की जड़ें बहुत कमज़ोर रही हैं।
यहाँ के नौजवानों का इंटरेक्शन जो है वो कराची के साथ रहा है, साहिली इलाकों के हैं तो खलीजी जो ममालिक हैं उनके साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन है। चुनाचे यहाँ के जो नौजवान हैं उनमें हमेशा से खोज और लिखने पढ़ने की जुस्तजू रही है। हर साल गवादर और तुर्बत में किताबों की ख़रीद और फ़रोख्त के मेले होते हैं। गवादर में अदबी फेस्टिवल की रिवायत कुछ वर्षों से जारी है। इन मेलों में सबसे ज़्यादा जो हुजूम है वो किताबों के स्टॉल्स पे होता है। नौजवान मकामी और बैनुल-अक़वामी लिटरेचर में बतौर ख़ास दिलचस्पी लेते हुए मैंने ख़ुद देखे हैं। भले पाँव में टूटी चप्पल हो मगर हाथ में किताब ज़रूर होगी जो अपने पैसों जोड़ के वो खरीदते हैं। तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, ऐसे माहौल में जब कुछ अफसोसनाक ख़बरें आती हैं तो दिल को धक्का लगता है। मसलन गवादर में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने किताबों के एक स्टॉल पे छापा मार के बग़ौर इंतज़ामिया काबिल एतराज़ मवाद ज़ब्त किया और वहाँ मौजूद कुछ तलबा को हिरासत में ले लिया। ये स्टॉल बुक कारवां के उस सिलसिले का हिस्सा था जो बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी ने शुरू कर रखा है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि अब ज़ब्त शुदा मवाद का मायना करके ही उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो मकामी तंजीम हक़ तहरीक और गवादर आल पार्टीज़ धरना उसने मज़म्मत की है और ये कहा है कि सरकार हकीकी मसाइल हल करने की बजाय इस तरह के हथकंडों से लोगों की तवज्जो हटाने के सस्ते तरीक़े इस्तेमाल कर रही है। आज गवादर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने किताबों के स्टॉल से हिरासत में लिए जाने वाले 4 तलबा को 40-40 हज़ार रुपये के ज़मानती मशल्कों के अवज़ रिहा करने का हुक्म दिया। मैंने गवादर में मुकीम डॉन के नामा निगार बहराम बलोच से जानना चाहा कि क्या ये अपनी नौइयत पहला वाक़या है या बलूचिस्तान बिलखुसूस मकरान डिवीज़न में किताबों की ज़ब्ती मामूल की बात है। ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले अप्रैल 2014 में भी ग्वादर और तुर्बत में किताब की दुकानों पर छापे मारे गए। सेल्समैन और दुकान मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें रिलीफ मिला। ये किताबें जो जब्त की गई हैं, ये किताबें आपको कराची, लाहौर और क्वेटा के तमाम बड़े बुक स्टॉल में मिलेंगे और आसानी से दस्तयाब हैं। इन किताबों पर ग्वादर समेत बलूचिस्तान में क्यों पाबंदी है, ये एक मसला मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो हालिया जो शोरश है और इसमें जो तरक्की पसंद स्टूडेंट हैं वो इन किताबों को पढ़ते हैं, इनसे सीखते हैं और इससे जो है वो अपना इससे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा तो पाबंदी लगाने की कोई वो इस तरह की नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई सरकारी हुक्मनामा सामने आया नहीं है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से यही महसूस होता है कि उनका मकसद यही है कि इस तरह की किताबों के पढ़ने को महदूद किया जा सके। अच्छा, बलूचिस्तान में 2002 में सैलाब आया था, मकरान में कवरेज करने गया। उस ज़माने में भी ये था। तुर्बत में एक जो बड़ा स्टॉल था बुक्स का, तो मैं हाल चाल पूछा तो उसने कहा यार यहाँ हम ना जो बलोची लिटरेचर है वो खुलेआम नहीं रख सकते, हमें ना खदशा रहता है कि पता नहीं जिसको ज़बान नहीं आती वो इसका ये मेरा बुनियादी मसला ये है। तो हम उसे ज़रा साइड में रखते हैं कि जिसको ज़रूरत हो तो वो ले लेगा। तो ये मसला आज का नहीं है। इस दौरान गवादर में लगभग 6 हफ्ते से एक और धरना जारी है। इस धरने के भी वही मुतालबात हैं जो इससे पहले हक़ तहरीक और बलोच राजी मची के धरनों के थे, यानी जीवानी से नौकुंडी तक खौफ व हिरास से पाक कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए, गैर कानूनी फ़िशिंग ट्रॉलर्स को बलूचिस्तान के समंदर से दूर रखा जाए। ये हम बरसों से सुनते हैं। मकरान डिवीज़न में बिजली और पानी बिला तातुल फराहम किया जाए, ये भी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। गवादर एक्सप्रेस वे के मुतासरीन और सैलाब मुतासरीन को वादे के मुताबिक इजाला दिया जाए। गवादर की 4 तहसीलों में माहीगीर कॉलोनियाँ की तामीर मुकम्मल की जाए। बंदरगाह के इलाके में माहीगीरी पर पाबंदी के बाद जो नई फ़िश हार्बर बनाने का वादा किया था उसे पूरा किया जाए। पसनी फ़िश हार्बर को भी अपग्रेड किया जाए। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, वहाँ मकामी नौजवानों को भी रोज़गार मिलना चाहिए।
गवादर की सिंघार हाउसिंग सोसाइटी जो पहाड़ के ऊपर है, वहाँ मकामी माहीगीरों को भी प्लॉट मिलने चाहिए, और बलोच राजी मच्छी के धरने के बाद जिन मकामी लोगों के घरों के कागजात, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जब्त की गई थी वो वापस की जाएँ। धरना 6 हफ्ते बाद किस मरहले में है, ये भी मैंने बहराम बलोच से जानना चाहा। ग्वादर में जो धरना जारी है ऑल पार्टीज की जानिब से, उसको कल 40 दिन मुकम्मल होंगे। इब्तदाई दिनों में इस धरने में BNP मेंगल नेशनल पार्टी, BNP अवामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी और दीगर जमायतें शामिल थे। ताहम बाद में BNP मेंगल, BNP अवामी, पीपल्स पार्टी और सिविल सोसाइटी ने इस धरने से अलहदगी का ऐलान किया। अलहदगी के ऐलान की वजूहत उन्होंने बताते हुए कहा कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता, इसलिए वो धरने से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। अब ये धरना नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया जा रहा है। अच्छा, ये इस धरने की मैंने कोई कवरेज नहीं देखी, नहीं, कहीं पे भी कोई आवाज़ ही नहीं आई कि कोई वहाँ पे 40 दिन के कह रहे हैं। ये मुझे आज पता लगा है जब वसुतुल्लाह खान ने इसका जिक्र किया। हाँ, ये तो कई दिनों से इसका जिक्र बात है। हाँ। तो आधी पार्टियां तो धरने से उड़ गई ना, आधी उसमें रह गई हैं। अच्छा, वो कमिंग टू फर्स्ट टॉपिक, गवादर लिटरेचर फेस्टिवल अभी फरवरी में होने वाला है। अच्छा, शुरू में उनके मसले क्या थे? कोई पब्लिशर आने को तैयार नहीं था, तो वो क्या करते थे कि वो अपने खर्चे पे कराची से किताबें ढो के लाते और स्टॉल्स लगाते थे वहाँ, और उसके बाद से रफ्ता रफ्ता कुछ पब्लिशर्स ने आना शुरू किया। लेकिन जब भी वो होता है, 2 मेलों में मैं गया हूँ, जब भी वो होता है उन्हें यकीन नहीं होता कि ये 2 दिन हम खैरियत से कर भी लेंगे, हालांकि वो कुछ नहीं हो रहा होता। वो शेड्यूल ऑलरेडी जो है वो इंतज़ामिया को दे चुके होते हैं, उन्हें जगहों का भी पता होता है, ये भी पता होता है कि स्पीकर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। एक साल ऐसा हुआ कि 2-3 स्पीकर्स को उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। नहीं, उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये भी जो एक दबाव है उसके ख़िलाफ़ एक मज़ामत की शक्ल है कि हम किताब ख़रीदेंगे, हम ये मेले वेले करेंगे। पिछले साल जब हम ये गए थे क्वेटा आर्ट्स काउंसिल का, वहाँ पे जो मेला लगा था, फेस्टिवल था, इतने लोग थे, दूर दूर से आए थे, बच्चियाँ थीं, नौजवान थे, इतने डिसिप्लिन थे। और बाज़ औक़ात हम जाते हैं फेस्टिवल में ना, लोग सिर्फ सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। जी। नहीं, एक सेशन को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, बाकायदा जो है तवज्जो से देख रहे थे। उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी वहाँ पे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा आप सिर्फ तवज्जो से देख नहीं रहे होते, जो वो फिर बाकायदा अगर Q&A क्वेश्चन एंड आंसर की गुंजाइश हो सेशन में, तो जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें बहुत वजन होता है। ये मतलब यहाँ पर जो फेस्टिवल है ना, अक्सर वो बंदा अपनी राय दे रहा होता है एक सवाल की शक्ल में, लेकिन यहाँ पर बाकायदा सवाल पूछे जा रहे होते हैं। जी हाँ, यही बात है कि वो उनके सवालात बहुत टफ होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और बहुत ही लॉजिकल। अच्छा, दूसरे ये कि यहाँ इन लोगों को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप की ज़ाहिर ज़रूरत है, वो कितना कर लेंगे लोकल हवाले से। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ शायद अब भी जो हैं वो रिलक्टेंट हैं, वजूहात आपको मालूम वो तो है कि वो, लेकिन यार कितनी मतलब आई एम सॉरी टू से बेवकूफ़ी की बात है। किताबें वाली मैं किताबों वाली बात पे आना चाह रहा हूँ कि यार यही किताबें हैं। हाँ, अच्छा ठीक है यार, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बिक रही है, ठीक है, क्वेटा में बिक रही है, लेकिन यहाँ नहीं आप। अच्छा, अब ये भी देखो, हम कहते हैं कि वैसे किताबों में पढ़ने का रुझान कम हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर तो बलूचिस्तान के वसी इलाकों में इंटरनेट काम नहीं करता क्योंकि शोरिश चल रही है, ठीक है ना, तो वो भी एक्सेस नहीं है, उनके डिजिटल राइट्स आप वायलेट कर रहे हैं। किताब पढ़ने का रुझान पूरे मुल्क में अगर वैसे हम समझते हैं कि कम हो रहा है, अगर वहाँ जो कम हो रहा है तो आप इस तरह से आके डिनाई करें। मुझे पता नहीं क्यों, अभी मैं ये वसत साहब ये बता रहे थे तो मुझे याद आ रहा था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में किस तरह से वो किताबें सबसे पहले वो जो डिनाई करते थे कि जी ये किताबें लाके चौक पे रखें। हाँ। अच्छा, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, यूएस में भी बड़ी बुक्स बैन हुई हैं। एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे वो बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर होती है, और इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार इसमें क्या है, फिर वो चीज़ अंडरग्राउंड चली जाती है जहां पर आप उसको देख नहीं सकते। कोई एक किताब हो ना तो चलो आदमी की समझ में आती है बात, यार ये बैन होगी, कोई वो होगी इसमें।
वो उठा के ले गए सारी उठा। देखिए ना, आखिर में यही नौजवान जिनका किसी शोरिश से लेना देना नहीं, वो बोलेंगे किताबें नहीं उठा सकते तो फिर क्या करें, हथियार उठाएं क्या बोलें? घूम फिर अगर आप किताब ही नहीं पढ़ने दोगे तो क्या करें? सर असल गेम ये है कि मेरा ख्याल है कि जिन्होंने वो किताबें उठाई है ना, उनको उन किताबें की समझ भी नहीं आ रही है। अब वो फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, वो बैठ के वो किताबें पढ़ेंगे कि इसमें एक एक लाइन में कि इसका मतलब क्या है, कहीं मुल्क की सलामती तो कॉम्प्रोमाइज। सर गूगल लेंस खोल के ट्रांसलेट कर ले, उसमें कम टाइम। हालांकि 1 मिनट में पता चल जाएगा कि पब्लिशर कौन है, लाहौर का या कराची का, उसको साइड पे करते चले। और नहीं तो चलें एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हम बात करेंगे लाहौर की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के गैंग रेप हुआ है उस हवाले से। वेलकम बैक। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। कम उम्र बच्चियों से लेकर बुजुर्ग ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, बच्चों को निशाना बनाया जाता है और कुछ हद तक मतहज़ात को भी निशाना बनाया जाता है। कि मैं इस वक्त सिर्फ उन केसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें विक्टिम सामने आते हैं, जिसमें FIR दर्ज होती है और जिसमें कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। उसका अंजाम क्या होता है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो कभी मंजर आम तक आते ही नहीं हैं, वो रिपोर्ट ना होते हैं विक्टिम की तरफ से और ना ही वो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो आज की इस हवाले से खबर ये है कि एक फीमेल स्टूडेंट एक लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक FIR दर्ज की 3 लोगों के ख़िलाफ़ कि इन लोगों ने मेरा गैंग रेप किया है। और एक पूरी कहानी है, उनकी सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, फिर वो उनको किसी ठिकाने पर ले गए, वहाँ पर उन्होंने और लोगों को भी बुलाया और वहाँ पर गैंग रेप हुआ और फिर उनकी वीडियोस भी बनाई गई। ये माज़रत के साथ एक SOP है अब इन तरह के केसेस में। जब भी हम गैंग रेप का केस देखते हैं तो ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनती है, लेकिन इस खातून ने वहाँ पर हिम्मत दिखाई, FIR दर्ज हुआ है और 3 जो अक्यूज हैं उनमें से एक को, जिसको मरकज़ी मुल्ज़िम कहा जा रहा है, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक केस है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, हमने माजी में देखा है, जो पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि कसूर में ज़ैनब अंसारी का केस या फिर मोटरवे रेप केस। और जब भी ऐसा होता है तो एक आती है, एक डिमांड आती है पब्लिक की तरफ से कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चौक में लटकाया जाए, इसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। आपने सारी बातें सुनी होंगी, शायद की भी होंगी। और जाहिर है कि हुकूमत और सियासतदान भी फिर इस कोरस में शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा निज़ाम है वो बदलता नहीं है। और मसला शायद सज़ा का इतना नहीं है जितने हमारे निज़ाम का है, लेकिन इस चक्कर में हम भूल जाते हैं, इबरतनाक सज़ा के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि अक्सर सज़ा होती ही नहीं है। इसके कई वजूहात हैं। इन्वेस्टिगेशन में बड़ी खामियां होती हैं, प्रोसिक्यूशन में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। और जब भी, और हमने दर्जन बार, शायद 100 से ज़ायद बार इस मौजू पर बात की है, तो एक फिगर हमेशा हमारे सामने आता है कि पाकिस्तान में रेप केसेस की कन्विक्शन रेट 3% से कम है। मतलब कि 100 केसेस में से शायद 3 मुल्ज़िमान को असल में सज़ा मिलेगी। आज मेरी बात हुई आसिया मुनीर साहिबा से। आप वकील हैं, वॉर अगेंस्ट रेप में आपका एक्टिव रोल प्ले करते हैं और पिछले 20 सालों से एक्सक्लूसिवली ये रेप विक्टिम्स को डिफेंड कर रही हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि इन पिछले 2 दहाइयों में क्या फ़र्क पड़ा है हमारी कन्विक्शन रेट में। लातादाद कवानीन आए हैं, पब्लिक आउटरॉड भी हुआ है, लेकिन क्या कन्विक्शन रेट में बेहतरी देखने को मिली है और क्या सिस्टम का जो माइंडसेट है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं? वही माइंडसेट चला आ रहा है। पर यही होता है कि अगर छोटी बच्चियां हैं तो ठीक है, उनके साथ ये चीज़ हुई है, लेकिन अगर वो 12-13 साल की हैं या अडल्ट हैं तो उनका जो हमारे सिस्टम का माइंडसेट है वो यही है कि ये खुद ही जो है जाती हैं और खुद ही अपने विलिंग से ही सारा काम हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ का जो ये सिस्टम माइंडसेट है वो इनिशियली वही, अभी तक वही अप्लाई हो रहा है। जो कन्विक्शन रेट है उसमें कोई खातिर बेहतरी नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं कि GBV केसेस में हमें जो है 7%, 8% कन्विक्शन हो रही है, तो GBV में तमाम कैटेगरीज को लिए गए हैं, ना कि सिर्फ रेप को। अगर रेप को हम देखा जाए अलग से तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं है इसकी कन्विक्शन रेट के अंदर।
जी। अच्छा, अब जहाँ तक सिस्टम की खामियों की बात है तो काम शुरू होता है FIR के दर्ज करने से, वहाँ किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो भी केस अगर होता है तो वो उनके जो अपने जुरिडिक्शन में थाना आता है वो वहीं जाते हैं कि FIR रजिस्टर कर दो, हमारे साथ ये जो है नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे बच्चे के साथ या बेटी के साथ ये ज़्यादती हुई है। तो देन एंड देयर कोई FIR रजिस्टर होती ही नहीं है। अव्वल तो वो या तो दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं सामने और बिठा के जो है वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करते हैं वहीं पर ही। अदरवाइज़ अगर नहीं इस तरह से होता है तो वो फिर डिले करते हैं FIR रजिस्टर करने में, या तो कंप्लेनेंट जो है वो बार बार चक्कर लगा के फेड अप होके वो बैठ जाए घर पे, या फिर उसकी एविडेंस वो ज़ाया हो जाए कि एक मेडिकली अगर बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है या लड़का लड़की के साथ, तो ज़ाहिर है MLO उसके लिए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो अगर डिले हो जाता है चीज़ें तो एविडेंस बॉडी से निकल चुकी होता है, ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है वो यूरिन पास भी करेगा, वो स्टूल पास भी करेगा, अपने वो बात भी लेगा, ये लेगी, तो वो जो होती है हम 72 आवर्स तक तो मतलब है सफिशेंट है, वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो अगर 10-10 दिन 15-15 दिन हो जाएं तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता। इसमें ज़्यादातर जो हमारी कमियां हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ से है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली टाइमली हो जाए तो इन केसेस में कन्विक्शन रेट बढ़ सकता है। अच्छा, एक जो हिस्टोरिकल मसला रहा है हमेशा कि जब एक खातून जाती है रेप केस को रिपोर्ट करने के लिए, अक्सर उनके सामने एक मर्द पुलिस ऑफिसर होता है और जिस ट्रॉमा से वो गुजरी होती हैं तो उनके लिए वो एक, और शायद मर्द पुलिस ऑफिसर की इतनी सेंसिटिविटी भी नहीं है, उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है। 2020 या 2021 में एक नया कानून आया था, एक नई रेगुलेशन आई थी कि अगर एक फीमेल रेप विक्टिम है तो उनका वो जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर होगी वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, DSP लेवल की। अच्छा, अगर उस थाने में DSP लेवल की या इस तरह की कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो RPO या DPO को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप किसी और थाने से डिप्यूट कर लें। तो मैंने फिर मेरी साहबा से पूछा कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अब जो न्यू लॉ के तहत लेडी पुलिस DSP लेवल की एसपी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा है। हमारे यहाँ मेल हजरात ही कर रहे हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी है, सिर्फ साइन अथॉरिटी फीमेल की है, वो जाके प्रेजेंट करती हैं। उन्हें पता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है क्या नहीं हुई है, जस्ट ब्लैंक जब वो विटनेस बॉक्स में आती है और अपनी तमाम कार्रवाई जो कि लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पूरी एविडेंस चलती है, तो वो जस्ट ब्लैंक तोड़ मरोड़ के एविडेंस चल रही होती है, आ रही होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उसने की ही नहीं है ना। अगर वो करती तो उसको प्रॉपर पता है, तो इस सिस्टम को सबको पता है, सबको मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, साइन किसके जा रहे हैं, प्रेजेंट कौन कर रहा है, वो सब कुछ पता है सबको। लेकिन हर कोई जो है ना वो कॉस्मेटिक्स करके ना चीज़ों को नीचे अंडर द कारपेट जो है वो गन साफ नहीं हो रहा है, कॉस्मेटिक्स करके चीज़ों को पॉलिश करके सामने लेकर आ रहे हैं कि अब ये हो गया, अब चेंजेस आ गई, अब ये लॉज चेंज हो गए, अब वो लॉज चेंज हो गए, अब बेहतरी आ जाएगी। जब तक हम अंडर द कारपेट चीज़ों को साफ नहीं करेंगे तो शाइन नहीं आएगी। जस्ट टाइम बीइंग तो चीज़ें आप बहुत अच्छा जो है ग्लोबली दिखा सकते हो कि हाँ पाकिस्तान में ये चीज़ भी आ गई है, ये चीज़ भी आ गई है, और जो है वुमेन्स के लिए ये लॉज भी बन गए। लेकिन अगर हम यकीन करें देखें ना, फेलियर ज़्यादा है, फेलियर ज़्यादा है। दो सवाल जी। ये 3% कन्विक्शन का दावा है, इनको सज़ा मिलती है या 3 से कम, इनमें से कितने हैं जो अपनी सज़ा पूरी कर पाते हैं? इस पे भी बात, इसका भी कोई सर्वे होना चाहिए। दूसरे ये है कि कन्वेक्शन और नो कन्वेक्शन, ये जो प्रेशर्स आते हैं धमकियों की सूरत में, तरगीब की सूरत में, इनसे बचाने का क्या कोई मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये सारे सवालात मैंने मेरी साहबा से पूछे थे, ज़ाहिर में इतना वक्त नहीं है कि हमें सबको चला दें। एक है डिलेज,
ठीक है, इनका कहना है कि कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वहां पर क्या होता है, डिफेंस लॉयर्स को हर तरीका पता होता है, हर जुगाड़ पता होता है कि केस को डिले कैसे किया जाए, पेशी पे नहीं आते, और काम उनका मकसद ये होता है कि कंप्लेनेंट थक जाए और कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अच्छा, एक और जो इशू होता है कि जैसे ये जीबीवी वाले कोर्ट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले कोर्ट्स, इनमें आपको किसी जज को इतनी देर रहने नहीं देते कि उसमें एक्सपर्टीज डेवलप हो, वो कहीं और से आता है। अच्छा, जिस जज की स्पेशलिटी है कि यार ये कोई जमीन के तनाजे या फ्रॉड करे, तो उनका इंस्टिंक्ट होता है कि यार बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो उसी चीज को रेप केसेस में ले आते हैं। तो इस तरह की और बहुत बातें। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि पंजाब में और सिंध में लोग अब फिर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये पिछले 15-20 साल में जब से हम इसको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तमाम तर इन खराबियों के बावजूद लोगों में यह एहसास है कि अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल हमें रिपोर्ट करना कोशिश करनी चाहिए। इंक्रीमेंटल बेहतरी शायद इसी से फिर निकलेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही जी, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।